हेलो दोस्तों, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। हैप्पी दिवाली आप सभी को और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो भी लोग मेरे लिए सिंपैथी दिखाते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज है धनतेरस और मैं अपनी पहली वाली लाइफ में जो पिछले 2 सालों से मेरे साथ चला आ रहा है, अकेला रहता हूँ और अपना सब कुछ अकेला करता हूँ। अपना सुख अपना दुख सब कुछ अकेला करता हूँ। ना मेरी माताजी मेरे साथ हैं, इस दुनिया से वो जा चुकी हैं, और ना मेरा कोई बहन। मैं अपना ख्याल खुद रखता हूँ और रखते जा रहा हूँ एज यूजुअल। तो मैं अपना ख्याल खुद रखता हूँ, सुख में दुख में मैं अपना अकेला हूँ। तो अभी लगभग 2 साल होने वाले हैं, ये दूसरी दिवाली आ चुकी है। आज तारीख़ है 18 और आज धनतेरस मनाया जा रहा है पूरे देश में, हमारे पहाड़ों में। तो इस फंक्शन पे मैं अपने पिताजी के पास भी नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अब वही हैं। क्योंकि उनके पास इसलिए नहीं जा पाया हूँ कि मेरे लिए ख़तरे बहुत ज़्यादा हैं। मेरे सास ससुर ने मुझे खुलेआम धमकी दे रखी है और उनके ख़िलाफ़ मेरे पास काफ़ी एविडेंसेस हैं। तो वो मुझे जितना जल्दी हो सके एलिमिनेट करें इस दुनिया से। तो उनकी यह कोशिश हमेशा बनी हुई है और मैंने हमेशा बार बार कोशिश करी है अपने बच्चों के पास जाने की, कि मैं अपने बच्चों से मिलूं या उनके स्कूल में जाके बच्चे से मिलूं। लेकिन ठीक उसी टाइम पे ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसे केस डाल देते हैं, ऐसे मेरे को टॉर्चर करते हैं, ऐसे मेरे को परेशान करते हैं, जिससे मेरे को टेंशन बढ़ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता है, मेरे को एंजाइटी के लक्षण भी होने लग गए हैं। अब नींद आना कम हो गया है, काफ़ी परेशानी में चलने लग गया हूँ मैं। मेरी परेशानी आए दिन बढ़ते जा रही हैं। 12 साल की शादी को इन्होंने सिर्फ 3 महीने की प्लानिंग से तोड़ा था, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। सास ससुर ने इंटरफेयर किया, अपनी लड़की को उठाना था उन लोगों को, तो काफ़ी उन्होंने प्लानिंग से बहुत कुछ किया हुआ है। अभी वीडियो में आप लोगों को और भी दिखाऊँगा। तो इस दीपावली के त्यौहार पे मैं कैसे न कैसे दिल पे पत्थर रख के, या फिर जैसे भी कहें आप, कि मैं रह नहीं पा रहा था अपने बच्चों के लिए। तो मैं कैसे न कैसे अपना हिम्मत बना के अपने बच्चों के पास जाने का प्लान बना रहा था कि एक दिन जाके मैं अपने बच्चों से ज़रूर मिलूँ इस त्यौहार पे, क्योंकि दिवाली हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो दिवाली से ठीक 10 दिन पहले मेरे पास एक नोटिस आता है कि आप 9 तारीख को कोर्ट में हाजिर हो जाइए। यह दूसरा केस उसने मेरे लिए फ़ाइल कर दिया है दिवाली से ठीक कुछ दिन पहले। और इसमें मेरे ऊपर 498 अल्फ़ा जो भी ये केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हस्बैंडों ने इस दुनिया से अलविदा ले लिया है। तो उसके साथ और 2-3 केसेस जुड़े हुए हैं, मुझे उनका मीनिंग पता नहीं है, कोर्ट के क्या क्या वो तो रूल्स हैं। वही है मेंटेनेंस और 498, क्योंकि इन लोगों को पैसा चाहिए बस, पति हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं या तो ये मर जाए या फिर हमें पैसा मिल जाए। ये मर के मिल जाए पैसा, या इसको जीते जी इसको पैसा लेना है। बाकी इनको अपने पति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बहुत ज़्यादा बनाई हैं। और इस सब कहानी के पीछे जो असली दिमाग लग रहा है वो है श्री दान सिंह कन्याल जी, जो मेरे ससुर हैं। ऑडिटर विभाग में वो अभी ऑफिसर, टॉप ऑफिसर से सेकंड वाले पे हैं, वो सब मैनेजर जो भी कहते होंगे इनकी भाषा में। तो वो हमेशा मेरे को पैसों की धमकी, मेरे पास ये पैसा वो पैसा, तेरा खा रहे हैं, तेरा रह रहे हैं, ईटीसी। क्योंकि पहले तो मेरे साथ ही रहते थे। जब मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जैसे मैंने आपको बताया है। तो आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद इन लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी। मेरे आने से इनको इंटरफेयर लगने लगा, क्योंकि ये लोग हल्द्वानी में रहते थे, मेरी वाइफ भी इन्हीं के साथ रह रही थी। मैंने आर्मी में होने की वजह से साथ में रखा था कि केयर हो जाएगी करके। तो मेरे आने से डिस्टर्बेंस बढ़ गया, ससुर जी को अपने काम में डिस्टर्बेंस हो गया। वो हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी करने जाते, 5 दिन घर में रहते, है ना। तो उसमें उनको लगने लगा कि मैं ज़्यादा दिन घर में रह रहा हूँ तो इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, मैं तो ये सब चीज़ें माइंड कर नहीं रहा था, लेकिन उनको खुद लग रहा था। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को परेशान करने की कोशिश करी
मैंने अपनी वाइफ को जॉब करा रहा था, मैं घर के सारे काम कर रहा था कि मेरी वाइफ थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले करके, तो इन्होंने उसका भी बेनिफिट उठाया, उसके भी उल्टे कहानियाँ बना रखी हैं। 5 साल हो गए थे, इसका रजिस्ट्रेशन ड्यू हो रहा था। बीएससी नर्सिंग मैंने इसको जो कराया था 2017 में इसका कंप्लीट हो गया था। शादी के बाद मैंने संपूर्ण खर्चे के साथ, मैंने इनके घर से एक पैसा भी नहीं लिया, ना मैंने इनके घर से कोई दहेज लिया। आज इनको एलिमनी चाहिए और आज इनको मेंटेनेंस चाहिए। दहेज में मैंने इनके पिताजी को, जब मैं गया था 28 मार्च 2013, होली के एक दिन की छुट्टी में, मैं बरेली से पोस्टेड था, बरेली से गया था पिथौरागढ़। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप अपनी लड़की मुझे दे रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऊपर से बीएससी फाइनल ईयर था उसका, तो वो मेडिकल करना चाहती थी, मेडिकल से जॉब करना चाहती थी। मैंने उसको बोला ओके, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप पढ़ो लिखो और अपने कदम पाँव पे खड़े रहो। लेकिन जैसे वो अपने पाँव पे खड़ी हुई, जैसे ही उसको 2 लड़के मिले, वो चल दी अपने घर और वहाँ से डाल रही है काउंसलिंग केस, झूठा केस। बोला कहीं पे लग गई, बोला सूजन आया था, बोला सूजन, एक चोट में कहीं सूजन आया था, उसका मेडिकल बना के इन्होंने मेरे पे मार पिटाई का आरोप लगाया। चलो वो तो बात पुरानी हो गई हैं सब चीज़ें, अब इनसे कोई मतलब बचा नहीं है। जब महिला कोर्ट में चली जाती है तो उसके बाद वो औरत नहीं, वो दुश्मन हो जाती है। फिर आप जो भी लोग मेरी तरह इस दुनिया में परेशान है ना, मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि अगर जब कोर्ट केसेस चलने लग गए हैं तो उसके बाद आप अपने मोह माया को कंट्रोल करो। ठीक है, आप सोचेंगे यार वाइफ है यार, कोई बात नहीं यार, अरे मेरी वाइफ है यार, ऐसा मत कर यार, प्लीज़ यार करते रहोगे आप, और वाइफ आपके साथ खेलेगी गेम। ठीक है, तो आप उस गेम से बचना है, अपने मोह माया को त्यागना है। जब औरत ने अगर आपके ऊपर कोर्ट केसेस कर दिए हैं तो फिर कोर्ट केसेज वाले रिश्ते 95% वापस नहीं आते। 5% हो जाए कोई इत्तेफाक तो अलग बात है, 95% केसेज वो सॉल्व नहीं होते, रिश्ता वापस नहीं जुड़ता। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कभी भी अपनी वाइफ पे भरोसा ना करें और मोह माया पे न डूबें कि यार घरवाली है यार, माफ़ी मांग लूँगा मान जाएगी यार, इतना ही है। 12 साल हम साथ रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, एक बार और पहले 2018 में मेरे ससुर ने फिर एक अपना नाग वाला फन मारा था कि मैं आया था घर छुट्टी फौज से 1-2 महीना, और वाइफ और मैं कुछ साफ़ सफाई और कुछ सामान रखने पे कुछ डिस्कस कर रहे थे। तब मेरा पहला बच्चा हुआ था, लड़का 3 महीने का था, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका था। ये लोग साथ में रह रहे थे, तो मैं आया था छुट्टी, तो इसके पिताजी ने फिर इंटरफेयर किया था। बोला तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो। अपनी लड़की को बोला तुम तलाक ले लो। एक ऐसा बाप है जो अपनी लड़की को कहता है तलाक ले लो, छोटी सी बात में। तब तो कभी हमारी बहस भी नहीं हुई थी, छोटी सी बात हम कुछ हल्ला कर रहे थे, पति पत्नी की भी छोटी मोटी बातें खाली हल्ला कर रहे थे, कोई ये तू मैं भी नहीं हो रहा था, खाली हल्ला हो रहा था हमारा, अरे नहीं यार यहाँ, अरे नहीं यार यहाँ। उसमें उसको पता नहीं क्या लगा, वहाँ से आया वो, बोला बेटी तेरे को इसके साथ नहीं रहना है तो तलाक ले ले। 2018-19 की बात है ये। और मेरे को बोला तुम सामान पैक करो और निकलो। बोला ये कमरा हमने ढूंढा है, तुम हमारे साथ मत रहो। तो वहाँ से मेरे मन में ना इनके खिलाफ़, इनके विरुद्ध हो गया। मैं थोड़ा सा, मेरे दिल में कहीं ना कहीं जगह बन गई इन लोगों के लिए कि यार ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये लोग इतनी गंदी सोच के लोग हैं ये। तो वो वाला सिचुएशन इन्होंने आगे बढ़ा, कैसे न कैसे रिश्ता किसी दूसरे परिवार ने हमारा रिश्ता वहाँ पे बचा लिया था। माफ़ी सॉरी मैंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, सलाह मशवरा हो गया था। लेकिन वो सलाह मशवरा तीसरे ने किया था और मैं भी मान गया था, क्योंकि गलती छोटी मोटी हो जाती है। सास ससुर चलो गलत अंडरस्टैंडिंग होगी तो मान गए होंगे, ऐसा सोच के मैंने इस रिश्ते को दोबारा बचा लिया था। हम लोगों ने बच गया था। फिर वहाँ से कैसे न कैसे घिसे पिटे और 5-6 साल चला, 5 साल। उसमें हमारा एक और लड़का हुआ। जैसे वो लड़का 2 महीने का हुआ, ये लोग अपने घर चले गए। तो ठीक है, ये बातें तो मेरी बार बार वही रिपीट हो रही हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अभी दिवाली में अपने घर जाने वाला था, अपने इन लोगों से मिलने जाने वाला था, लेकिन इन्होंने ठीक 10-15 दिन पहले मेरे ऊपर फिर से एक
एलिगेशन लगा दिया है 498 अल्फ़ा का, तो जिसकी वजह से मेरी दिवाली तो उग गई और मैं दिवाली में आप अपने पिताजी के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। ये जो आप पीछे फ़ोटो देख रहे हैं ना, वो मेरे पिताजी बैठे हुए हैं और उनके हाथ में वो मेरा बड़ा लड़का है। कुछ दिन के लिए आए थे तो मैंने बोला पापा फ़ोटो खींच लेते हैं आपका, तो वही एक फ़ोटो है। उसके बाद इन्होंने दादाजी से अपना पोता भी छीन लिया और मेरे से मेरा लड़का के बच्चे भी छीन लिए। ऊपर से इतने छोटे मोटे एलिगेशन लगा रहे हैं, पूछो मत। जब ये 2024 अप्रैल 4 तारीख को मेरे को छोड़ के गई थी ना, तब मेरे साइड से कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चे का फ़ीस, घर का रहना, खाना, सब कुछ सब बढ़िया चला रहा। घर में इतना ज़्यादा सामान है कि मैं अभी भी वो सामान शिफ्ट करते करते परेशान हो रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं बेचने लग गया हूँ और अभी और चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि बेचना पड़ेगा अब, क्योंकि कोर्ट केसेस कभी सॉल्व नहीं होते। अभी वॉशिंग मशीन सेल पे लगा रखा हूँ, कूलर, गीजर, बड़ी वाली 55 इंच की सोनी ब्राविया। बच्चे के लिए मैंने कोई कमी नहीं होने दी थी, ना हो रहा था। कैसे न कैसे मैं पूरा कर रहा था, पूरा हो भी जाता। मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ और जहाँ भी मैंने काम किया अपना नाम कमाया है। ईमानदारी से मैंने बहुत अच्छा काम करके दिया है, लेकिन दूसरा साइड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों में मैंने अपने आप को संभाला हुआ है और मैं जिस तरह से जिस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत जल्दी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक आना या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी से कोई ना कोई बीमारी लग जाना, या फिर कोई ऐसा कदम जो मैं सोच नहीं रहा हूँ वो भी हो सकता है ना। इंसान कब तक झेलेगा कोई भी चीज़। तो कुछ चीज़ें नहीं मेरे ज़ुबान से आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरा 13 नंबर का आंकड़ा मेरे को छोड़ नहीं रहा है। हर जगह 13 आगे आ जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 13 नंबर मेरे लिए हमेशा अनलकी रहा है। शादी 2013 और भी चीज़ें हैं। आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग हियर, ठीक है। और ये मेरी आर्मी की फ़ोटो है। जो लोग कह रहे होंगे कि आर्मी में नहीं, तो ये मेरी आर्मी की फ़ोटो है। बस एक ये मेरे पास आर्मी की फ़ोटो है, एक मेरे पिताजी की फ़ोटो है। ये लोग फ़ोटो फ्रेम भी लेके चले गए, जिसमें मैं मेरे बच्चे का बनाए थे। काफ़ी महंगे फ़ोटो फ्रेम बनाए थे मेरे फैमिली के साथ बनाए, वो सब उखाड़ के ले गए। फ़ोटो फ्रेम भी उखाड़ के ले गए ये लोग, कुछ नहीं छोड़ा यार। चलो, हैप्पी दीपावली और सभी को। और मैं जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा, करता रहूँगा। सोशल मीडिया ही एक हेल्प बन सकता है। काफ़ी लोग अभी मैं सुनने में आ रहा है कि दिल्ली जंतर मंतर पे पुरुष आयोग के लिए खड़े हैं, तो कहीं से मैं अगर एक दिन भी टाइम निकाल के उनके पास जा सकूं, तो वहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ। अपनी बात मैं भी रखूँगा लिखित में देके कि भैया पुरुष आयोग बनना चाहिए। सिर्फ महिलाएं नहीं, अब पुरुष के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होने लग गया है। अब महिलाएं वो महिलाएं नहीं बची जो सहन शक्ति जिनके अंदर थी, जो सह के भी अपना परिवार आगे बचा सकते थे। सिर्फ 2% महिलाएं ऐसी बची हैं जो अपना रिश्ता बना के कैसे न कैसे ऊंचा नीचा कॉम्प्रोमाइज़ करके उस रिश्ते को 80-90 साल तक बुढ़ापे तक लेके जा सकें। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आजकल ये सब चीज़ हो पाना। थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा वीडियो 13 मिनट का हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको 14 मिनट का करके ज़रूर जाऊँगा। आप सभी को हैप्पी दीपावली। आपके परिवार, आपके घर में आपके पेरेंट्स, माता पिता, बूढ़े माता पिता, सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सभी लोग एक साथ मिल के इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है और बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोगों का। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।